नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की भाषा भारती यानी हिंदी, है ना। जो कक्षा 8वीं की हिंदी दी गई है, इसके हमने 1 से 6 तक के सभी पाठ समझ लिए थे और इनको एड ग्रेड बुक में लिख भी लिया है। यदि आप किसी कारणवश इसे अपनी एड ग्रेड में नहीं लिख पाए हैं या आपने इसको नहीं समझा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। वहाँ पर जाकर के आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक हैं, तो उसको खोल के देख सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम से आप जुड़ जाइए। इंस्टा पर जाकर के गणित वाली सर के नाम से सर्च कर लीजिए और इंस्टा पे हमारी सभी वीडियो हैं, तो उनसे आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आज हम देखेंगे इसका जो अगला पार्ट दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखें कि हमारी जो यह भाषा भारती है, भाषा भारती में अनुक्रमण का दी गई है। इसमें पार्ट 7 दिया गया है। इसमें है भक्ति, 7 में 6 हमने कर लिया था भक्ति के पद, और 7 दिया गया है भेड़ा घाट। तो आज हम भेड़ा घाट क्या है, ये जो है किस जिला में है, तो यहाँ हम भेड़ा घाट के बारे में इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, तो यहाँ इस पाठ में दिया गया है पाठ 7 में भेड़ा घाट, है ना। इसकी पूर्व तैयारी है कि जो पाठ 7 भेड़ा घाट है, भेड़ा घाट कहाँ पर है, ये जो है किस नदी से इसका उद्गम हुआ है, भेड़ा घाट किस स्थान को कहते हैं, और ये नदी जो है किस प्रकार से इसका सौंदर्य यहाँ पे विवरण दिया गया है, और इस नदी में कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, है ना। कौन कौन सी नदी इसमें मतलब मिलती है, तो ये कहाँ किस दिशा में बहती है, यह सारी चीज़ें जो है हम इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे। तो यहाँ देखिए जो है इसके बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं, यहाँ देखेंगे। तो भेड़ा घाट में ये दिया गया है पहला प्रश्न कि भेड़ा घाट में कौन सी नदी बहती है। इसमें दिए थे 4 ऑप्शन की बेतवा, नर्मदा, चंबल और कैन। तो कौन सी नदी है ये नर्मदा नदी है। ठीक है ना, नर्मदा नदी जो निकलती है आगे जाके, भेड़ा घाट नाम है एक जगह, एक स्थान का। तो वहाँ पर इस नदी का जो मतलब एक प्रकार से सौंदर्य है, उसको यहाँ पे बताया गया। तो देखिए इसमें है प्रश्न दूसरे में, धुआंधार किसका नाम है। धुआंधार एक जलप्रपात है और यह भेड़ा घाट पर बनता है इस नदी में। ठीक है ना, तो ये जो है जलप्रपात है जिसका नाम धुआंधार है। नर्मदा किस स्थान से निकलती है, अब हमें देखना कि ये कहाँ से निकलती है। तो ये अमरकंटक से निकलती हुई भेड़ा घाट से जाती हुई आगे चली जाती है ना। आगे देखें, इसमें दिए गए हैं प्रश्न के सही बरतनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें सही बरतनी हमें ढूंढना थी, तो इसमें जो सही बरतनी दी गई है, इसको प्रपात को सही बरतनी है यहाँ पे, जो इसकी शुद्ध है। यहाँ देखिए बाकी में गलत क्या हो गया है, तो यहाँ देखिए यहाँ नर्मदा लिखा है, नर्मदा, जबकि होता है नर्मदा, है ना। यहाँ पर्वत गला है, वहाँ के ऊपर रेप बनता है, तो ये भी गलत है। यहाँ जबलपुर है, इसका नाम यहाँ पे जबलपुर लिखा हुआ है, तो ये जो है इनकी बरतनी क्या दी गई, अशुद्ध दी गई है। और जो प्रपात है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से बरतनी हमें समझना है कि हमारी जो शब्द होते हैं वो सही क्या है, गलत क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ से अतिउत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पाठ 5 का जो प्रश्न 5 है इसका, पाठ 7 का। तो पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था। तो संस्कृत के एक दिग्गज लेखक है जो सम्राट विक्रमादित्य, उनकी सीमा के 9 रत्नों में से ये एक थे, ये महान दिग्गज थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है। तो जब बरसात आती है ना, अथवा घना अंधकार आता है, तब भी वे अपनी उज्ज्वलता वहाँ जो है, वो अपनी पवित्रता जो रहती है वहाँ की, वो खोने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से वो एक तपस्वी की भांति हैं बिल्कुल। उनकी जो वहाँ पे जब वहाँ बरसात आती है, तो वो भले ही घना अंधकार हो, लेकिन वहाँ जो लोग देखते हैं, है ना, तो बिल्कुल वो जो वहाँ पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, वो दिखता ही रहता है। प्रश्न 7वां है कि दूधधारा इसका नाम क्यों पड़ा है। जब घोर जोर से वहाँ पे घर्षण होता है, तब पानी भी दूध जैसा दिखाई देने लगता है, या दूध जैसा दिखाई वहाँ देता ही है, तो उसको जो है हम दूध धारा का नाम से जानते हैं। प्रश्न 8 दिया गया है कि गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया था। तो जो कर्णदेव की महारानी हैं अलहना, उन्होंने 1155 में जो सत्र था, इसमें उन्होंने निर्माण करवाया और विक्रमादित्य ने उसे पूरा किया था, यानी विक्रमादित्य ने फिर उसे बनवाया था। प्रश्न 9वां दिया है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है। तो देखिए, हिमालय की जो बर्फीली चोटियां हैं वे छल रही हैं, गल रही हैं,
और नर्मदा चाहे कितनी मरमर करे किंतु वह मरती नहीं है। तो मरमर की उसमें धुनी आती है किंतु वो ज्यों की त्यों उसकी धारा बहती ही रह रही है और कहीं उसके किनारे वो कट नहीं रहे हैं, है ना। ये है। तो अगला प्रश्न देखें, इसमें दिया गया है कि अगले प्रश्न में तो इसमें है श्रीधर पाठक की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा की दूध धारा पर सटीक बैठती हैं। तो जो श्रीधर पाठक हैं उन्होंने कहा है कि प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप संवारती पल पल पलटती भेष छबकी छन छन छवि धारती मानो जादू परी विश्व बाजीगर थैली खेलत में खल परी सौल के सिर पर फैली। ये जो उनकी पंक्तियां हैं बिल्कुल दूध धारा पर सटीक बैठती हैं। ठीक है। प्रश्न 11 दिया गया है। प्रश्न 11 में है कि दिए गए जो शब्द हैं इन शब्दों का प्रयोग एक एक करके इनके वाक्य बनाइए और नर्मदा शोभा और चट्टान ये जो 3 शब्द दिए गए हैं इनसे। तो सबसे पहले नर्मदा पर देखें तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। शोभा गार्डन में लगे फूल गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार से चट्टान चट्टान से पानी गिरता है। तो इस प्रकार से हमें 3 वाक्य बना देना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें प्रश्न 12 में है जो दूध धाला आए यह बात किसने कही। इस बात को मानक भाषा में लिखिए। तो यह बात लेखक ने की थी कि दूध यहाँ धाला बोला है ना, दूध धारा है वो। आहा कितना अच्छा नाम है, जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है। तो इसको है दूध धाला आए बोला उन्होंने, है ना। प्रश्न 13 दिया गया है कि बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। जो ये पंक्तियां हैं ये किसके संदर्भ में कही गई हैं। तो संगमरमर के ऊपर जो हरी घास और घास पात को जब लहराते देखा तो जो उन्होंने कहा कि यह कुल कलंक यहाँ भी आ गया, तभी जो है चट्टान मानो ऐसे बड़ी की बोल उठी। तभी चट्टान बोल उठी कि बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। वे मेरी विशालता की शोभा हैं और नगण्य तुम हो जो उनका मूल्य नहीं कुल पाते, उनका मूल्य नहीं बता पाते। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ है बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही तो बड़ा होता है। ठीक है। प्रश्न 14वां दिया गया है कि लेखक ने मीरगंज स्टेशन पर मिले अंग्रेजों की तुलना किससे और क्यों की। तो 2-3 अंग्रेज अपने खानसामे के साथ भेड़ाघाट ही जाने के लिए मीरगंज स्टेशन पर उतरे थे, जो मीरगंज स्टेशन है। किंतु जिस तरह कच्ची सड़क से राह चलने वालों को कभी कभी आकाश का जो शुक्र का जो तारा है वह भी अपना साथी मालूम होने लगता है, वैसे ही वे लोग मेरे साथी थे। शरीर से तो हम एक दूसरे से ही कुछ गज की दूरी पर चल रहे थे, किंतु धारणा में हम एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर थे। तो इस प्रकार की धारणा जो होती हैं वो भी यानी कहना चाहिए सैकड़ों मील दूर जैसे लगने लगती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 1 से प्रश्न 10 तक के 14 तक के प्रश्न दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को हमने समझ लिया। ठीक है ना। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि कहीं आपको किसी प्रश्न में डाउट लगता है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख करके भेजिएगा, मैं आपकी इस समस्या का निदान या हल करूँगा। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।